हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस क्लास में आप लोगों का। तो आज की इस क्लास में हम लुसेंट के सामान्य ज्ञान से, जो कि सब्जेक्टिव बुक है और 2026 का एडिशन है, इस बुक से हम विश्व इतिहास को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें विश्व इतिहास का क्वेश्चन आता हो तो आप इसे ज़रूर देख कर जाएँ, आपके लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको ये एग्ज़ाम में काम आए और आपके क्वेश्चंस जो है वहाँ पे सॉल्व हो पाए। तो आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन या फिर अपडेट आपके पास पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, विश्व इतिहास की तरफ। वर्ल्ड हिस्ट्री पे आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, विश्व इतिहास में सबसे पहले पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो पुनर्जागरण में लिखा है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। कहाँ से? तो इटली के फ्लोरेंस नगर से पुनर्जागरण का जो है जन्म माना जाता है। और इटली के महान कवि दांते, जो कि 1260 से 1331 तक रहे थे, उनका पुनर्जागरण का अग्रदूत उनको माना जाता है। और इनका जन्म जो है फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली के बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा था। तो याद रखना है कि दांते ने लैटिन भाषा को छोड़कर इटली के बोलचाल वाले भाषा, जो कि टस्कन भाषा थी, उसमें डिवाइन कॉमेडी लिखा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दांते के स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। इसमें जो है डिवाइन कॉमेडी में जो है दांते ने क्या किया है, तो इसमें जो है स्वर्ग और नरक की तुलना की है और इसमें उन्होंने काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। दांते के बाद पुनर्जागरण का भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो पेट्रॉक था। ठीक है, अब पेट्रॉक जो है इटली का मानववाद का संस्थापक माना जाता है। याद रखना है, पेट्रॉक भी कहाँ का था? इटली का मानववाद का संस्थापक माना जाता है और वह इटली का ही था। चलिए आगे देखते हैं हम। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो बोकेसियो को माना जाता है, जो कि एक कहानीकार था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है डेकामेरोन। तो बोकेसियो कौन था? तो एक कहानीकार था जो इटालियन गद्य का जनक माना जाता है और इसकी पुस्तक का नाम डेकामेरोन था। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निर्वासा मैकियावेली को माना जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। द प्रिंस किसकी पुस्तक है? मैकियावेली की पुस्तक है। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को ही कहा जाता है। याद रखना है कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना का पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। वो कलाकार इस प्रकार है: लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। आगे बढ़ेंगे हम। लियोनार्डो दा विंची के बारे में लिखा है कि लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिसंपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक और दार्शनिक, कवि व गायक था। वह द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध था। तो मोनालिसा और द लास्ट सपर किसकी रचना है? लियोनार्डो दा विंची की रचना है। याद रखना है। आगे देखेंगे, लिखा है कि माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। माइकल एंजेलो कौन था? द मूर्तिकार और चित्रकार था यह। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृति है। तो माइकल एंजेलो कृति का नाम क्या है? द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? तो माइकल एंजेलो की रचना है। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए थे। सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाए गए थे? तो माइकल एंजेलो के द्वारा। माइकल एंजेलो के 2 कृति का नाम हम अभी बताए हैं, ये दोनों हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। इसका सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सा है? तो मेडोना का चित्र है, जो कि जीसस क्राइस्ट की माता है। यह राफेल की सर्वश्रेष्ठ कृति है। पुनर्जागरण के काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। किसको माना जाता है? जियाटो को पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। याद रखना है, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन है। याद रखना है, फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस आ रहा है लेकिन यह फ्रांस का नहीं है, ये इंग्लैंड का। याद रखना है, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ निबंधकार था जो पुनर्जागरण काल में था। आगे देखेंगे, हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से
पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म के कुरीतियों पर प्रहार किया है। याद रखना है, हॉलैंड का इरास्मस था जो अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन के ईसाई धर्म की कुरीतियों के प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर जो है वो अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। तो यूटोपिया किसकी पुस्तक है? ये टॉमस मूर का है, जो लेखक कहाँ का है? इंग्लैंड का है, याद रखना है। आगे देखेंगे मार्टिन लूथर जो कि जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। तो मार्टिन लूथर ने क्या किया? तो जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया है। किसने किया है? तो मार्टिन लूथर ने किया है। रोमियो एंड जूलियट, यह एक शेक्सपियर इंग्लैंड की अमर कृति है। यह रोमियो एंड जूलियट किसकी कृति है? तो शेक्सपियर की है। शेक्सपियर कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं, ठीक है। चलिए, इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता बोला जाए, पूछा जाए क्वेश्चन में कभी, तो हम बोलेंगे उसका आंसर रोजर बेकन, जो कि इंग्लैंड के थे। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। तो पृथ्वी जो है सौरमंडल का केंद्र माना जाता है, इसका जो है खंडन सर्वप्रथम किसने किया था? तो पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने इसका खंडन किया था। चलिए आगे देखेंगे, गैलीलियो जो है 1564 से 1642 तक रहा, जो कि कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया है। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर जिसको बोलते हैं, गणित की सहायता से यह बतलाया कि सूर्य ग्रह के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं, ये केपलर ने बताया था अपने गणित की सहायता से, ठीक है ना, जो कि जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कौन? तो केपलर, याद रखना है। आगे देखेंगे, लिखा है न्यूटन जो है इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। याद रखना है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब की हुई है? 16वीं सदी में हुई है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर को माना जाता है, जो जर्मनी का निवासी था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था, जो पहले भी पढ़े हम लोग। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है इंग्लैंड में हुई है, और कब हुई है? याद रखना है, 16वीं सदी में हुई है। जॉन विक्लिफ जो को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को कहा जाता है, याद रखना है। आगे देखेंगे, और जो धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन तारा जॉन विक्लिफ कहा जाता है, इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते हैं, जो कि जॉन विक्लिफ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? जो फॉलोवर्स होते हैं उनको लोलार्ड्स कहा जाता है, लोलार्ड्स, याद रखना है। चलिए थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ ये सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिको वेस्पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिकी वेस्पुसी इटली का निवासी था, उसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, ठीक है। तो अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। और अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा? क्योंकि अमेरिकी वेस्पुसी के नाम पर पड़ा, जो कि इटली का निवासी था, ठीक है। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। तो प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया है? स्पेन का निवासी था मैगलन, जो पूरे विश्व का भ्रमण किया था समुद्र के मार्ग से, उसने इसका नामकरण किया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था, याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की तरफ। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय था। कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जॉर्ज तृतीय था, ठीक है, याद रखना है। आगे देखेंगे रेड इंडियंस के बारे में। रेड इंडियंस के बारे में क्या लिखा है, देखते हैं। लिखा है कि तो रेड इंडियंस किसको कहा जाता था? अमेरिका के लोगों को कहा जाता था। हम इसको देखते हैं। इसमें लिखा है कि अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 में मिली थी। कब मिली थी? याद रखना है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका का स्वतंत्र युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध जो है समाप्त कैसे हुआ था? 1783 में पेरिस की संधि हुई थी, इसके तहत अमेरिका का स्वतंत्रता का युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता की स्वीकार कर ली। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था, ठीक है। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था, याद रखना है। फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व से कौरकर्ता कौन थे अमेरिका की तरफ से? तो लाफायते थे, लाफायते। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध क्या है? तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड के काफ़ी आर्थिक क्षति पहुंचाया था, जो कि क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि 20
सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया था। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशियों से इन करों का व्यापक विरोध किया गया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। इसी समय आगे देखते हैं। नोट में लिखा है कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ था। इसमें इंग्लैंड को काफ़ी क्षति देखने को मिली थी और फ्रांस को भी मिला था, क्षति देखने को मिला था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशियों के ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई थी, जो कि ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों के विरोध करती थी। 1776 ईस्वी में थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकताओं पर बल दिया गया। थॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी। थॉमस पेन की रचना क्या क्या है? तो थॉमस पेन की रचना कॉमन सेंस भी है और राइट्स ऑफ मैन भी है। किसकी रचना है? तो ये थॉमस पेन की रचना है। आगे देखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। अमेरिकी राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इस घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स को कहा जाता था। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशियों के बीच लेक्सिंगटन की प्रथम संघर्ष हुआ। लेक्सिंगटन में कहाँ में? लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ था 1775 में ब्रिटिश सेना और उपनिवेशियों के बीच में। कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे, याद रखना है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। दूसरा महादेशीय सम्मेलन फिलाडेल्फिया में 1776 ईस्वी में हुआ था 4 जुलाई को, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था और स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई है। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुई है। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं की संपत्ति का अधिकार मिला था तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। मोंटेस्क्यू के शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है सेनापति था ब्रिटेन का, जो कि 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। अमेरिका के विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों की आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए थे। अमेरिका में गृह युद्ध का शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में दक्षिणी व उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। तो दक्षिणी राज्य मानते थे कि दासता होनी चाहिए, लेकिन उत्तरी राज्य दासता के विरोध में थे। और दासता कब बंद हुई थी? तो अमेरिका में दासों के आयात पर प्रतिबंध कब लग गया था? 1808 में, याद रखना है। आगे देखेंगे कि गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई थी। इसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हो गया था। तो आगे हम देखेंगे, लिखा है कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। याद रखना है, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किंस ब्रूस नामक व्यक्ति ने 1865 ईस्वी में कर दी थी। तो किसने की थी अब्राहम लिंकन की हत्या? जॉन विल्किंस ब्रूस ने इनकी हत्या कर दी थी। कब? 1865 ईस्वी में। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 1865 को हुई। अमेरिका फिलाडेल्फिया सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति, जो फ्रांस की राजक्रांति हुई। फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुआ। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था चल रही थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह को फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया।
तब 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है तब से। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? लुई 14वां का था, याद रखिएगा। राजा का निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों के पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और यह पद वंश क्रमानुगत होते थे। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। वर्साय के फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी बनाया था किसने? तो लुई 14वां ने ही। और बुर्बो राजवंश के लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। बुर्बो राजवंश का लुई 16वां जो है 1774 में राजगद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मैरी एंतोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राजदरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह का अपराध में फांसी दी गई थी। आगे लिखा है कि टैले एक प्रकार का भूमि कर था और टीथ जो है एक प्रकार का धार्मिक कर था, जिसे चर्च को देना पड़ता था। धार्मिक कर किसको देना पड़ता था? टीथ नामक कर चर्च को देना पड़ता था, यानी कि जो आम लोग थे उसे चर्च को टीथ नामक कर देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया था। तो फ्रांसीसी क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान किसने किया? वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था। वोल्टेयर चर्च का विरोधी था। वोल्टेयर क्या था? ये एक चर्च का विरोधी था, चर्च का विरोध करता था हमेशा से। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था और 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वोल्टेयर ने दी थी। याद रखिएगा, वोल्टेयर ने ही कहा था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। आगे देखेंगे, लिखा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की वह लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो रूसो की है। और लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा यानी द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना मोंटेस्क्यू ने की थी, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का पोषण किया है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है द स्पिरिट ऑफ लॉ से मिलता है, कानून की आत्मा से मिलता है, किसकी रचना है? ये मोंटेस्क्यू की रचना है। ठीक है। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे माध्यम से वर्ग ने आगाज किया था, जिसे मध्यम वर्ग के लोगों ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुता की क्रांति का नारा था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी इस क्रांति का नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट यानी कि 3 वर्गों में बटा था, अर्थात श्रेणी कौन सा है? एक सेकंड। तो 3 श्रेणी में बटा था। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग का था, क्लर्जी लोगों का था। द्वितीय स्टेट जो था अभिजात वर्ग यानी नोबिलिटी लोगों का था तथा जबकि तृतीय स्टेट जो है इसमें देश का 90% जनता था, उनमें सभी प्रकार के कर देने वाले पड़ते थे। और इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी और किसान एवं मजदूर भी शामिल थे। आगे देखेंगे, लिखा है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस का मुद्रा लिवरे था। क्या था? फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या था? लिवरे था। ठीक है। इसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। लिवरे नामक मुद्रा को 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन है। याद रखना है, दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हार्डर को कहा जाता है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसको कहा जाता है? हार्डर को कहा जाता है, याद रखना है। अब देखेंगे आगे कि नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिको द्वीप की राजधानी ओजेसियो में हुआ था। याद रखना, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? कोर्सिको द्वीप ओजेसियो में हुआ था। ठीक है। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट किसका नाम था? तो नेपोलियन के पिता का नाम था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त किया था। कहाँ शिक्षा प्राप्त किया था नेपोलियन? तो ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख समाप्त कर दिया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हुआ और नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना रहा। आगे देखेंगे, 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया।
कब बना? तो 1804 में, याद रखिएगा। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है और नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। तो इंग्लैंड का बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने ही कहा था सर्वप्रथम। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा से शादी कर ली थी। तो जोजेफाइन कौन थी? तो ये पत्नी थी नेपोलियन की, जिसे वो तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारिया लुइसा से शादी कर लिया था। आगे लिखा है कि ट्रल्फर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। 21 अक्टूबर 1805 में ट्रल्फर का युद्ध हुआ था। किसमें? इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में की थी। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया था। कानूनों का संग्रह तैयार करवाया था किसने? तो नेपोलियन ने, जिसे नेपोलियन का कोड का कहा जाता है। नेपोलियन का कोड किसे कहा जाता है? कानूनों के संग्रह को, जिसको किसने तैयार करवाया था? नेपोलियन ने किया था। अब देखेंगे आगे कि नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। याद रखना, नेपोलियन कहाँ से, किससे हारा था? तो अंग्रेजी जहाजी बेड़े से हार गया था, और जो कि नेल्सन उसको नेतृत्व करता था, उस नेल्सन से ये हार गया था बुरी तरह से। कौन? नेपोलियन हार गया था। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिप्जिंग नामक स्थान पर हरा दिया था। 1813 में नेपोलियन हारा था किससे? लिप्जिंग नामक स्थान पर हारा था। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर इसको हराया था और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया था, परंतु एल्बा से भागकर वह पुनः फ्रांस का सम्राट बन चुका था। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। 1821 में उसकी मृत्यु हो गई और नेपोलियन लिटिल कारापोलल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन जो है लिटिल कारापोलल के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। नेपोलियन को और क्या नाम जाना जाता है? तो लिटिल कारापोलल के नाम से भी जाना जाता है नेपोलियन। आगे देखेंगे, नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीप व्यवस्था सूत्रपात किया था। महाद्वीपीय व्यवस्था सूत्रपात किसने किया था? तो इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार के बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने ऐसा किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था। वियना कांग्रेस समझौते के तहत 1815 में यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण में हम देखने वाले हैं 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। जेनेवा जो शहर है वो याद रखिएगा, जेनेवा ये स्विट्जरलैंड वाला जेनेवा नहीं है, ठीक है। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो ऑस्ट्रिया देश था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमोंट राज्य ने अगुवाई की थी। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली के एकीकरण के तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी को जाता है। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने किया था। कब किया था? 1831 में यंग इटली का स्थापना जोसेफ मेजनी ने किया था। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक गिवर्टी थे, याद रखिएगा। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गिवर्टी थे। विक्टर एमेनुअल सार्डिनिया का शासक था। सार्डिनिया का शासक कौन था? विक्टर एमेनुअल था। इटली के एकीकरण का शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों से के मेल से हुई थी। तो इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई थी। आगे देखेंगे, इटली के एकीकरण की शुरुआत, ठीक है, ये तो हो गया। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया। रोम को संयुक्त इटली का राजधानी कब घोषित किया गया? तो 1871 में। आगे देखेंगे, यदि समाज में क्रांति की लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन जोसेफ मेजनी का था। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया था और इटली का एकता का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने इसको किया था, जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। तो प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था?
तो ये बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था और विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था। डाइट के नाम से किसे जाना जाता था? तो जर्मनी के राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 से 50 ईस्वी तक के बीच जर्मन साम्राज्य का पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। 1815 से 1850 तक जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। कौन था ऑस्ट्रिया चांसलर? तो मेटरनिक था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राके, बोमर और लसर ये तीनों क्या है? तो एक दार्शनिक है, फिलोसोफर है, जो कि जर्मनी के एकीकृत राष्ट्र को निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848 ईस्वी में किया गया था। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा गठन कब किया गया था? 1848 ईस्वी में किया गया था। विल्हेम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वन रून एवं सेनापति वन माल्टेक था। तो विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री कौन था? वन रून एवं सेनापति कौन था? वन माल्टेक। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। कब बना? तो 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना और बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। तो बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? विलियम प्रथम ने कहा था। सेरेजोवो का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कब किया? तो 1866 के सेरेजोवो के युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया। तो ऑस्ट्रिया जो है जर्मन संघ में शामिल कब हुआ? 1866 के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जो है जर्मन संघ में शामिल हो गया। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 में सेडान का युद्ध। प्रसा किसका था? किसका प्रांत था? तो यह जर्मनी का प्रांत है, याद रखिएगा। तो फ्रांस और प्रसा के बीच में सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया। तो नेपोलियन ने तृतीय ने प्रसा के आगे कब आत्मसमर्पण किया? तो 1870 में 1 सितंबर को आत्मसमर्पण कर दिया था। आगे देखेंगे, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया। तो विलियम प्रथम जो है जर्मनी का सम्राट बना और उसका राज्याभिषेक किसने करवाया? तो बिस्मार्क ने करवाया। और ये कहाँ पे करवाया? तो वर्साई के राजमहल में किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई थी? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि। सूडान का युद्ध बाद जर्मनी एकीकरण संभव हो सका। सूडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। अब देखेंगे रूसी क्रांति। रूसी क्रांति में समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया था। समाजवाद शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवन ने किया था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। किसका? आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है किसको? रॉबर्ट ओवन को ही। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स। अगर समाजवाद शब्द का प्रयोग या फिर आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसको बोला जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को ही बोला जाता है। लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक बोला जाए तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तकें लिखी थी। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया था। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई थी। कब हुई थी? 1884 में लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। जो कहाँ का था? वो जर्मनी का था। आगे देखेंगे हम। आगे लिखा है कि जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है।
जार कहाँ के शासक बोला जाता था? तो रूस के राजा को जार कहा जाता था। ठीक है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। कौन था अंतिम जार शासक? तो जार निकोलस द्वितीय था। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति के तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। तो 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस हार रहा था, इसलिए रूस में क्रांति स्टार्ट हो गई थी 1917 में। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन बना। कौन था? लेनिन था। लेनिन कौन था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेता था। कब? 1917 में 7 नवंबर। लेनिन ने चेका नामक संगठन किया था। चेका नामक संगठन किसका था? तो लेनिन का ही था। लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल सेना का संगठन किसने बनाया था? ट्रॉट्स्की ने। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुआ था। रूस के जार शासक जो थे अलेक्जेंडर द्वितीय, इसकी हत्या कैसे हुआ था? तो बम विस्फोट में। एक जार एक चर्च एक क्रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। जो लास्ट जार शासक था उसका, उसी ने दिया था एक जार एक चर्च और एक क्रूस का नारा। किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय, जो कि रूस का अंतिम जार शासक था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। सबसे ज़्यादा स्लाव लोगों की जनसंख्या थी। कहाँ पे? रूस में। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे। लियो टॉल्स्टॉय किसके लेखक थे? अन्ना कैरेनिना के लेखक थे। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। शून्यवाद का जनक किस माना जाता है? तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई थी। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई थी। यह दल दो गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक, मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांति की योजना प्रकाशित की, जो कि अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो कि अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। कब की थी? तो 16 अप्रैल 1917 को। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। कब की? नई आर्थिक नीति लागू लेनिन ने? तो 1921 में। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्टालिन को। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई थी। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? टॉमस पेन है। राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन है और कॉमन सेंस के भी लेखक टॉमस पेन ही है, याद रखिएगा। मदर की रचना मैक्सिम गार्की ने की। मदर की रचना किसने की थी? मैक्सिम गार्की ने। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉट्स्की को माना जाता है। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ट्रॉट्स्की को माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। किसका नारा था? युद्ध का अंत करो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो लेनिन का नारा था, याद रखना है। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा कौन? फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा? फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? तो यह जर्मनी का निवासी था, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति की तरफ। अब जो है औद्योगिक क्रांति में कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नाल्ड टॉयनबी ने किया था। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? अर्नाल्ड टॉयनबी ने किया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़े उद्योग से हुई, याद रखना है। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति तो हुई है शुरुआत, लेकिन उसमें भी किससे हुई है? तो सूती कपड़े से हुई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडेम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। सबसे पहले पक्की सड़कों को बनाने की विधि किसने निकाली थी? तो स्कॉटलैंड का जो था व्यक्ति था मैकेडेम था, उसने सबसे पहले पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। 1761 ईस्वी में बिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई थी। सबसे पहले मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई गई थी और इस इंजीनियर का नाम था बिंडले। बिंडले कब बनाया था? 1761 में। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफंस ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया था। रेल इंजन रॉकेट किसने बनाया था? स्टीफेंसन ने बनाया था। जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था। कब? सबसे पहले 1814 में बनाया था। चलिए, औद्योगिक क्रांति का दौर में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। तो इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था, यानी कि उसका कॉम्पिटिटर कौन था? तो जर्मनी था। इंग्लैंड को टक्कर देने वाला औद्योगिक क्रांति में कौन था? जर्मनी था। आगे देखेंगे इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का आविष्कार के बारे में। तो लिखा है कि आविष्कार, आविष्कारक और वर्ष। तो तेज़ चलने वाला शटल जो है जॉन के द्वारा बनाया गया था 1733 में। स्पाइनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स ने बनाया था 1765 में। स्पाइनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 में बनाया था। स्पाइनिंग जेनी पानी की शक्ति से चलित करने वाला रिचर्ड आर्काइट ने 1767 में बनाया था। स्पाइनिंग म्यूल किसने बनाया था? क्रॉम्पटन ने 1776 में बनाया था। घोड़ा द्वारा चलाया जाने वाला करघा
कार्टराइट ने बनाया था। अब देखेंगे हम इंग्लैंड की क्रांति में। पहला लाइन है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? चार्ल्स प्रथम के काल में 1642 में इंग्लैंड में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 के बीच में हुआ। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में ही हुआ है, याद रखिएगा। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया था और इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। किसके? ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किससे था? ट्यूडर वंश से ही था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। इंग्लैंड में भी गृह युद्ध कब तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। इंग्लैंड का राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया था और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा गया था। अब हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध में लिखा है कि इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी, जो कि ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण से स्टार्ट हुआ था। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण से स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 को। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। 4 वर्षों चलता चला और 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवो में 1914 की हत्या थी। 1914 में बोस्निया की राजधानी सेरेजोवो में राजकुमार ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक की फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। इसलिए तत्कालीन कारण जो है उस समय प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र के नेतृत्व जर्मनी ने किया था और इसमें शामिल अन्य देश जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली आदि था। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं अन्य फ्रांस शामिल थे। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप की गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1882 में त्रिगुट का निर्माण हुआ। किसके बीच? ऑस्ट्रिया, एक सेकंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच हुआ था। त्रिगुट का सदस्य होने वाले बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। तो काला हाथ क्या थी? काला हाथ एक था सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904-05 में का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ था। मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में पैदा हुआ था। याद रखिएगा, रूस जापान युद्ध में रूस जापान जो है विजय हुआ था। इसकी मध्यस्थता कौन करवाया था? अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से ये खत्म हुआ था। मोरक्को संकट 1906 में आया था, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में, फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया और 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया और जर्मनी यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को, कौन सा जहाज? तो जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज में मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 ईस्वी में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 को कि ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट का आत्मसमर्पण कर दिया गया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं हो गया, ऑस्ट्रिया होगा, याद रखिएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, ऑस्ट्रिया होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया।
ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि की और हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने तय किया था। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई थी वे थे अमेरिका राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। याद रखिएगा, फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? जॉर्ज क्लेमेंसो थे। और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे और राष्ट्रपति यूएस के कौन थे? वुड्रो विल्सन थे। प्रथम विश्व युद्ध में जो है शांति संधियों में शर्त निर्धारित करने वाले। अब देखेंगे वर्साय की संधि 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई थी, जिसमें जर्मनी सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई थी। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बी रखने का अधिकार छीन लिया गया था। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए थे। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांग की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना भी हुई इस समय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाले वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। कहा जाता है कि वर्साय की संधि से ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था, क्योंकि जर्मनी पे बहुत ही ज़्यादा ही उस पर ज्यादती की गई और उसके सारे उपनिवेश और यहाँ तक कि कुछ भी उसके काम चलाने लायक भी कुछ नहीं छोड़ा गया था। अब देखेंगे चीनी क्रांति के बारे में। तो चीन की क्रांति जो कि है मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ, जिससे 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन को कहा जाता है। 1911 में चीनी क्रांति का नायक किसे कहा जाता है? सन्यात सेन को। मंचू राजवंश का पतन कब हो गया? 1911 में हो गया। 1905 ईस्वी में सन्यात सेन ने तुंगमेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू राजवंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन्यात सेन की अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना और कुबीनेड लीग सोसाइटी के संस्थापक सन्यात सेन था। 1911 के क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई और युआन शी काई के समर्थन में सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सन्यात सेन ने कुओंतियनमांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरोदीन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सन्यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। डॉक्टर सन्यात सेन ने 3 सिद्धांत दिए: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन्यात सेन चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तांग वंश, तो तांग वंश क्या है? चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 9वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया का सबसे बड़ा नगरों में से एक था। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु 1925 में हो गई थी। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद च्यांग काई शुक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी साम्यवादी दल लीग अलग हुआ। कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लीग अलग हुआ कब? 1927 में। चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू हुआ। 1925 ईस्वी को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व मोत्सो तुंग ने किया। कौन किया? तो 1925 में जो हुनान के विशाल किसान आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया था मोत्सो तुंग ने। आगे देखेंगे, मोत्सो तुंग का जन्म 1893 में हुनान में हुआ था और च्यांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली थी। कहाँ संभाली थी? नानकिंग में। च्यांग काई शेक ने अपनी सरकार स्थापना फार्मोसा में की थी। साम्यवादियों के दमन करने के लिए च्यांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया था। ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किसने किया था? च्यांग काई शेक ने। किस लिए? तो साम्यवादी दलियों को दमन करने के लिए, साम्यवादियों का दमन करने के लिए च्यांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया था। मोत्सो तुंग ने 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। तो मोत्सो तुंग के द्वारा 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष मोत्सो तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाओ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान थी।
खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति। चीन के द्वारा खोलने का श्रेय चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन के द्वार खोलने का समय श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। कौन था? खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था और खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में की गई थी। अब हम तुर्की के बारे में पढ़ेंगे। तो तुर्की के यूरोप का मरीज कहा जाता है और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, याद रखिएगा। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया था? अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में ही शुरू हुई थी। आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्रे की संधि 1920 में हुई। सेब्रे की संधि किसके बीच हुई थी? तुर्की के बीच में हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क यानी तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को औपचारिक जन्म कब हुआ था? 1881 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। इसके पिता का नाम अली राजा था। तुर्की में एकता और प्रगति के समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की थी। कौन से युद्ध में? गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की थी कमाल पाशा ने सेनापति के रूप में। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया और 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने संभाला। कब? 1919 में अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि हुई। तुर्की और यूनान के बीच में कौन सी संधि हुई? तो लोजान की संधि 1923 में हुई थी। 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र घोषित कर दिया गया। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 को खिलाफत को समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा की गई। तुर्की के नए गणतंत्र के राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक कौन था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न है। 1932 में तुर्की भाषा परिषद का स्थापना। 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू होना। 1924 ईस्वी में तुर्की के धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा। और इस्लाम्बुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। ग्रेगरियन कैलेंडर के प्रचलन 26 दिसंबर 1925 से लागू। इस्तांबुल का पुराना नाम किस्तुनतुनिया था और 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गई। अब देखेंगे इटली में फासिस्टों का उदय। फासीवाद जो मानते थे फासीवादी को, उसे फासिस्टों का उदय कैसे हुआ? फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमागना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। फासीवाद राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। किसका? फासीवाद किसका समर्थन करते थे? तो राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था। ड्यूस के नाम से किसको पुकारा जाता था? मुसोलिनी को पुकारा जाता था। फासीवाद दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। फासीवाद दल के स्वयंसेवक कैसे कमीज पहनते थे? तो काली कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी और किसको अधिकारी नियुक्त किया था? सेना का अधिकारी डियाज को नियुक्त किया था मुसोलिनी ने। राष्ट्रीय निगम परिषद के अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसके सदस्यों की संख्या 500 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद की अध्यक्षता मुसोलिनी ने किया था, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया था। रोम पर कब आक्रमण किया मुसोलिनी ने? 1922 में। और अबिसिनिया पर आक्रमण कब किया? 1935 में। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो की धुरी का निर्माण 1936 में किया। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 में किया था।
किसके बीच? जापान एवं जर्मनी के बीच। मुसोलिनी ने 10 जून 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया। इटली में फांसीवाद के अंत 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को माना जाता है। अब जर्मनी में नाजीवाद का उदय कैसे हुआ? जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। हिटलर बचपन से चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध की अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना और 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूरर यानी नेता बन गया और 1923 ईस्वी में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह के असफल हुआ और हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन काम्फ रचना किया। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया और जेल से रिहा होने के बाद उसने अपना दल फिर से बना लिया और स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत कर दिया। अगस्त 1934 ईस्वी में हिंडेनबर्ग की मृत्यु के पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो गुप्तचर पुलिस संगठन हिटलर ने ही बनाया था। क्या नाम है? गेस्टापो एक गुप्तचर पुलिस थी। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। नाजी दल का प्रचार का कार्य कौन संभालता था? तो गोएबल्स संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 1933 में की गई थी। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साय संधि के निःशस्त्रीकरण के संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली, जापान के बीच कामिंगटन विरोधी समझौता 1936 में हुआ। किसके बीच में? जर्मनी, इटली और जापान के बीच कामिंगटन विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ। कालांतर में धूरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे देखेंगे। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। इसी के तहत 1 सितंबर 1940 को पोलैंड पर आक्रमण करते ही दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। सामी विरोधी नीति हिटलर चलाया था, इसका अर्थ होता है यहूदी विरोधी नीति। हिटलर 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर लिया था। जापानी साम्राज्यवाद के बारे में लिखेंगे। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन बना था। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिकी व्यापार के लिए खोला था। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने किया था। मुत्सुहितो ने सबसे पहले जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का शुरुआत किया था। 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई और 1905 में जापान ने रूस को हराया। 1905 में जापान ने रूस को हराया। कब हराया जापान ने रूस को? तो जापान ने रूस को 1905 में हराया। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 में पोर्ट्समाउथ की संधि के तहत हुआ। पोर्ट्समाउथ की संधि के तहत जापान रूस युद्ध समाप्त हुआ था, याद रखिएगा। यह किसकी मध्यस्थता में? तो यूएस यानी कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ था समाप्त। जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। कब किया? 1931 में। 1933 को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्यागी जापान ने? तो 1933 में। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। पीत आतंक के नाम से जापान को संबोधित किया जाता है। किसको? तो जापान को। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। किसको दिया था? तो धुरी राष्ट्र का साथ दिया था जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 को चलाया गया था हिरोशिमा पर, ठीक है। और जो उस बम का नाम था लिटिल मैन। और हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में देखेंगे कि इसका शुरुआत 1 सितंबर 1939 के जर्मनी ने पोलैंड के आक्रमण किया, उससे शुरुआत हो गया था। इसके 2 दिन बाद ही फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिए और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 6 वर्ष तक लड़ा गया यह युद्ध। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को
हुआ था और इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था और इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन का जनरल था रोमेल, उसका नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिख जो है, म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था। म्यूनिख पैक्ट कब हुआ था? तो 1938 में संपन्न हुआ था। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन बना था। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन बना था? स्पेन बना था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा नाम दिया गया। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस पर आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 में आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 ईस्वी में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश लिया। अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ। इसका कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 का वह हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए और 1933 से 45 तक इस पद पर रहे। वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा बार इस शोभा को बढ़ाया, यानी कि राष्ट्रपति रहे। इनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववादी नीति का विचारक सैलिसबरी था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय श्रेय रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किस जाता है? तो रूस को जाता है। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 ईस्वी को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणुबम प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को इस हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम 235 का और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया और एटम बम गिराया। यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध के अंत 8 मई 1945 ईस्वी को तब हुआ जब जर्मन ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त 1945 ईस्वी को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया और जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण कर दिया, स्वीकार लिया। इस जापानी साम्राज्य की आत्मसमर्पण के बाद इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को यदो की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसूरो पर मित्र राष्ट्र के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किए। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना माना जाता है। इस तरह से जो है विश्व इतिहास खत्म होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी हो और आप किसी भी एग्जाम में देने जाएँ तो विश्व इतिहास से क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेंगे। इसको आप डबल ट्रिपल बार देख लेंगे तो अच्छे से सारे फैक्ट्स जो है याद हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक कर दें। तो मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वीडियो को जरूर लाइक कर दें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।